मंत्री जी, एक जमाना वो था जब आप राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, लेकिन आज दूरियां काफ़ी हैं राजनीति से। देखिए, इसकी दो तीन वजह हैं। हम लोग जिस वक्त पॉलिटिक्स में आए तो उस वक्त पॉलिटिक्स का मयार बहुत ऊंचा था। मयार इसको ऐसे अगर कहें, मैंने पहला चुनाव मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा, जो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। और आपको हैरत होगी, मुलायम सिंह इसी शिकावत के रहने वाले जी। और हमारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो हमने जो टोटल स्टैंडर्ड, दो चीफ मिनिस्टर्स का ताल्लुक रहा है यहाँ से, तो राम नरेश यादव और मुलायम सिंह यादव। तो पहला चुनाव जब लड़ा, ठीक है, हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड थी, मैं 12-14 साल हॉस्टल में रहा हूँ, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों का जो ब्रॉट अप माइंड था वो सब अलग था। अभी मैं शिकावात पे आता हूँ। और दूरियां इसलिए बढ़ी कि हमारी जो नाइत्तफाकी हुई बीजेपी से, हम तो निर्दलीय एमएलए भी बनाया मुझे लोगों ने, और ऐसा वैसा नहीं बनाया, मैं 20,000 वोट से जीता था। जो पॉलिटिकल हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए जो एक कदम उठाया था, वो बहुत ऐतिहासिक कदम था। अपने प्रयासों से सरकार को हरा देना, और उस वक्त हरा देना कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी सरकार थी। आप सोचो हम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। मेरे ऊपर कम से कम 16-17 केस लगे, सिक्योरिटी तो जाने कितनी बार विड्रॉ हुई, लेकिन कोई मैंने अपने लिए नहीं करा था। वो पूरा पिछड़ा समाज था, उसका आरक्षण काटा था। बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। तो मेरे ख्याल से तो वो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात थी, और इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है। मैं इसमें छोटा सा वाकया बताता हूँ। महाराणा प्रताप से जब अकबर ने ये कहा कि यार तुम अकेले तो राजपूत हो, बाकी तो किसी ने हमारे यहाँ शादियाँ कर ली, किसी ने क्या कर लोगे आप अकेले, और ये मान सिंह तो तुम्हारे बुआ का लड़का है, ये तो हमारा जनरल है, 7,000 की इसकी मनसबदारी है। 7,000 की मनसबदारी का मतलब होता था 7,000 घोड़े आपकी सिक्योरिटी में चलेंगे, जैसे जेड सिक्योरिटी होती थी। बोले आपकी बात दुरुस्त है, आप चाहें तो मुझे कभी भी मार सकते हैं, लेकिन जिस वक्त राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त मान सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप का लिखा जाएगा। वही मैं कहता हूँ, जनगणना की जब बात होगी, आरक्षण की जब बात होगी, आरक्षण का इतिहास ऐसा तो है नहीं कि आप उसे भुला दोगे या पिछड़ा वर्ग भुला दे। जब जब नाम आएगा तो उसमें अशोक यादव का नाम लिखना पड़ेगा। वो लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है, और मैं किसी एमपी एमएलए को उन लड़ाइयों से बहुत छोटा समझता हूँ। हम लोगों ने अपने बड़े समाज के, ऐसा नहीं कि उसमें कोई जातिगत बात थी, बहुत सी जातियाँ थी, तो वो स्तर सियासत का रहा नहीं है। वो बड़ी बातें रही नहीं है, और रही नहीं है जब, अच्छा वो सिटिंग जो गवर्नमेंट थी, और बाकी आपको मालूम है मैं कभी बसपा में नहीं रहा, सपा में नहीं रहा, तो बाकी तो कोई पार्टी थी नहीं। अभी सरकार वक्फ बिल लेकर आई है, तो मुसलमानों को फ़ायदा है या घाटा है इसमें? देखिए मैं बताऊं, वक्फ का जो पूरा किस्सा है, बीजेपी लेके आई है तो फ़ायदे के लिए तो नहीं लेके आई मुसलमानों के लिए कोई। उनकी जो वक्फ था कि किसी को आप क्या दान करते हो, क्या दे देते हो। जो लोग एनिमीज़ प्रॉपर्टी थी, एनिमीज़ प्रॉपर्टी वो होती है जब आप एक मुल्क में रह रहे हो और वो मुल्क जब छोड़ के चले जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो जब पार्टीशन हुआ था, जब मुल्क आज़ाद हुआ, तो कुछ लोग यहाँ गए, कुछ लोग वहाँ गए, तो जो मुस्लिम्स की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी वो वक्फ बोर्ड बना के उसमें कर दी गई। तो वो उसका मतलब तो ये था कि ये फॉर पब्लिक इंटरेस्ट दी जाएंगी, पब्लिक इंटरेस्ट दी जाएंगी, हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, लेकिन वो फिर अपने फ़ायदे के लिए। ये उनकी तरफ से भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन है ये प्योरली पॉलिटिक्स है, प्योरली वोट की पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं। अच्छा, जब आप राजनीति में थे तो आपके जाने माने काफ़ी चेहरे थे राजनीति में दिल्ली की, लेकिन अब गुजरात लॉबी हावी होती जा रही है, इसका भविष्य क्या है? देखो, मुझे तो आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो ज्वाइन ही अटल बिहारी वाजपेयी कराने आए थे। तो हम लोगों को तो इस तरह क्या कहें कि, और उस वक्त जो रैली हुई थी इस रामलीला मैदान में, पता नहीं आप लोग उस वक्त कितने छोटे बड़े रहे होंगे। मैंने देखी थी। अच्छा, वो उत्तर भारत की बड़ी रैली थी, और मैं एमएलए नहीं था, उसके बाद एमएलए बना।
हाँ, 93 का चुनाव मुलायम सिंह के रूबरू मैंने लड़ा था और वो BBC लंदन ने रिपोर्ट किया था, बड़ा चुनाव था, बहुत कम वोटों से हारा था, इतिहास में वो भी दर्ज है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स आपको ज्वाइन कराने आए और इतनी बड़ी रैली हो, और मज़े की बात यह है कि पहले अहीर कॉलेज, ये तो हम लोगों के बाप दादाओं का कॉलेज, यहाँ होनी थी रैली, तो यहाँ मुलायम सिंह ने हमारी परमिशन कैंसिल करा दी और एक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रोग्राम लगा दिया। तो उसकी वजह से पूरी बेल्ट में बहुत नाराज़गी हुई, तो बहुत लोग आए, उन्होंने ही सक्सेसफुल करी और उसे बाहर के अखबारों में भी छापा, टेलीग्राफ ने भी छापा। उस वक्त इतना जलजला बना उस रैली से कि उस रैली के बाद मुलायम सिंह को 10 दिन के बाद रैली करनी पड़ी, मायावती को रैली करनी पड़ी, कांग्रेस को रैली करनी पड़ी। तो मैं MLA बनने से पहले बड़ा नेता बन गया था। चांस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम लोग मिनिस्टर बने और बहुत बड़े बड़े उस वक्त भी कारनामे हुए। मेरे ज़माने में जो और मिनिस्ट्रीज़ में जो काम हुए वो ऐतिहासिक है। ताजमहल रात में बंद होता था, मैंने सुप्रीम कोर्ट से खुलवाया, ये सुप्रीम कोर्ट में ले गया। प्लस महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, वो मैंने दिया। जब कंसोलिडेशन मेरे पास था, चकबंदी, वो मैंने अलग तरीके से करी। बाढ़ जब आती थी, बाढ़ भी थी मेरे पास, तो वो पहले सरकार जाती थी, फिर कमिश्नर के पास, मैंने डायरेक्ट कर दिया था चेक सिस्टम। इसको कितना लॉस हुआ वहीं सर्वे करो, पटाओ। तहसील दिवस, ये किसान दिवस मैंने बनाया था, उसके बाद तहसील दिवस बना कि जो पिटी कंप्लेंट्स होती है छोटी छोटी, जैसे जिले की, अब मालूम पड़ा कि एक 200 गज जगह है, उसका केस चल रहा है सिविल में, और जो कि बैठ के तय हो सकता है। तो हम लोग किसान दिवस मनाते थे, उसमें रजिस्टर होती थी कंप्लेंट, वहीं का वहीं DMS भी बैठते थे और पूरे दिन में 3-3 हज़ार कंप्लेंट्स, वहीं केस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। आई स्टार्टेड इन माई रिजीम। हमने किसान अदालतें करी होंगी, पहाड़ तब हमारे पास था अनगिनत। वही मॉडल फिर कर्नाटक में गया, उसी को तहसील दिवस बनाया गया। दैट वॉज स्टार्टेड बाय अशोक यादव। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी के CM को केंद्र में लेने की चर्चा है, तो ये भविष्य यूपी का क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहता हूँ। मोहन यादव को पॉलिटिकल उससे बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र में इतनी जल्दी लाएंगे, नहीं, वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अभी आप ये मत भूलो कि यूपी का 27 का भी इलेक्शन है, ये छेड़छाड़ होगी नहीं, ये खबरें फैलाई जाती। मेरे ज़माने में आपको मैं बताऊँ, हमने एक किसान सम्मेलन किया था यहाँ, उसमें इजराइल आया था और ब्रिटेन आया था, 5 राज्य आए थे दुनिया भर के, यहीं 6 लाख लोग आए थे, इसी अहीर कॉलेज में किया था। तो बंजर भूमि फोकस था, 700 करोड़ रुपया रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो फिर लोगों की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो कारनामे तो बड़े होते हैं, उसे आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अब मैं पता नहीं, आप सवाल तो पूछोगे, अभी ये यहाँ एजुकेशन का जो कुछ हुआ है, हाँ, JS पहले शिकोहाबाद को शिक्षा की नगरी से जाना जाता था, लेकिन आज लोग JS के नाम से जानते हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ उसमें, आप शायद हैरत होगी, और उसके लिए इतिहास को आपको थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। ये शिकोहाबाद क्यों एजुकेशन सेंटर बना? सबसे पहले तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो अंग्रेज़ बहुत घाटे में चला गया, तो उन्होंने पहले ये इजाज़त दी कि आप अगर कॉलेज स्कूल खोलना चाहें तो अपनी जाति के नाम से खोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम आफ्टर 1915 के बाद उन्होंने रिजम्बल पास किया, तभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अहीर कॉलेज, छत्री कॉलेज, वैष्णो कॉलेज भरमार हो गई। पहली बार अंग्रेज़ ने कहा कि कोई भी जातियां अगर अपना पैसा लगाती हैं, अपनी ज़मीन देती हैं, तो अपने खोलें जाति के नाम से। उस वक्त अहीर कॉलेज 1916 में खुला, ये हमारे परिवार ने खोला, और एक कॉलेज नहीं खोला, अहीर कॉलेज मछलीपट्टम, अहीर कॉलेज मदुरई, अहीर कॉलेज रेवाड़ी में 1916 की बात कर रहा हूँ। 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई। तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को तो महात्मा गांधी इनॉग्रेट करने आए थे। हमारे यहाँ एक जनरल यंग आया था जो पहले DIG था अहीर कॉलेज। आप सोचो, अहीर कॉलेज भी उसी वक्त बना है जिस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन अकेले इससे काम नहीं होना था, बड़ा काम किया यहाँ की रेलवे स्टेशन ने।
1865 में शिकोहाबाद जंक्शन स्टेशन बना। जंक्शन का मतलब होता था वहाँ गाड़ी रुकेंगी, ज़्यादा गाड़ियाँ रुकेंगी और वहाँ से दूसरी तरफ को गाड़ियाँ जाएंगी। तो उस वक्त रेल बहुत बड़ा साधन होता था। हालांकि अंग्रेज़ वो इसलिए करता था कि कलकत्ता राजधानी थी, पहले हिंदुस्तान की राजधानी 1920 तक कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुई, 12 में कॉलेज बन गया। उनकी डाक जाती थी, वो कलकत्ते से चले जाते थे हिमाचल प्रदेश। आपने देखा हावड़ा कालका एक्सप्रेस चलती थी, हावड़ा वहाँ से कलकत्ता से डाक लेके जाती थी, रोज़ चलती थी, और वो पहाड़ में होते थे तो कालका तक जाती थी, उसके बाद उन्हें पहाड़ में पहुँचाई जाती थी। लेकिन उससे शिकोहाबाद को एडवांटेज हो गया, जैसे हाईवेज से आजकल हो रहा है। तो चूंकि रेल बहुत बड़ा साधन हो गया था, अहीर कॉलेज उसके बाद लाइमलाइट में आया। आप हैरत करोगे, एमपी पार्लियामेंट मैनपुरी का रहता शिकोहाबाद में था, जसराने का एमएलए कोई भी रहा हो रहते शिकोहाबाद में थे। एक नहीं, नाम गिराने का कोई फायदा नहीं। जितने आसपास के घिरोर के एमएलए जगमोहन सिंह रहते शिकोहाबाद में थे। लेकिन आज का एमएलए तो शिकोहाबाद का है, लेकिन वो शिकोहाबाद नहीं रहता। मैं दूसरी वो आता हूँ उसमें। तो एजुकेशन जो थी, रेलवे स्टेशन, अहीर कॉलेज, और ये जो खिता था, हम मैनपुरी में आता, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट पहले मैनपुरी था। तो आगरा और अलीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अहीर कॉलेज 1916 में जब खुला तो आगरा तक और यहाँ तक कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए एक अकेली जगह थी। डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन में किसी जगह का नाम नहीं शिकोहाबाद छोड़। और ये जो जेएच यूनिवर्सिटी वाला हुआ, मैं एक बात बताता हूँ, उस पर मैं बाद में आऊँ। उन्होंने गलत किया, बिल्कुल। मेरे यहाँ आना जाना था, मैं भी आता जाता था, बहुत नहीं 2-4 बार मैं भी गया हूँ, वो भी आए। वो जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा कोर्ट देगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इसमें हम और आप माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। सुनो आप कैसे। हमारे पास यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, एक डॉक्टर दिलीप की और ये सुकेश वाली। तो मेरे पास सिफारिश करने क्या आते थे आप, मैं बहुत बारीक बात कह रहा हूँ। मेरे से कहते थे कि साहब कह दो साहब, ये जो बीसी है वे पैसा कुछ कम ले लें, मतलब मोड़ा को ब्याह वारे आ रही तो है जाए, और रोज़ रोज़ स्कूल न जाना पड़े। यार आप पेरेंट हो, आप पहले दिन से जब फ़ोन करा रहे हो तो फीस कम का करा रहे हो, स्कूल जाना ना पड़े तो करा रहे हो, तो फिर तो करप्शन तो आपके भाई, ये नकलों में माँ बाप कराने जाते हैं ना नकल, आप बताओ। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स भी तो जिम्मेदार हैं। कहाँ तक ये क्यों पहुँची ये मर्ज हुआ क्यों? जब बाप इंटरेस्टेड नहीं है मेरा बच्चा रोज़ जाए, लड़का इंटरेस्टेड नहीं है रोज़ मैं जाऊँ, मुझे डिग्री चाहिए, उसमें से पैदा हुआ है ये करप्शन। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? करप्शन ऐसा नहीं कि एक आदमी करना चाहे। जब शराब नकली बिकती है ना, तो वो शराब मांगने वाला ये कहता है और सस्ती दे दो, 10 रुपये वाली दे दो। जो कस्टमर है किसी सिस्टम का, वो करप्शन क्रिएट करता है। तो जनक वो है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। हाँ, ये ज़रूर है, गवर्नमेंट ने एक, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्या आप किसी में चले जाओ, उनका इंटरेस्ट बहुत बड़ी एजुकेशन में नहीं है। पैसे दो, फीस दो, आओ, कम नहीं है। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 42 है यूपी में, अब सब अंधेरे में है और सबका फ्यूचर मुश्किल में है। और आप हद तय करोगे, बीएचयू को महात्मा गांधी ने कहा, राजेश्वर सिंह दरभंगा वाले थे, उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन दी। बीएचयू से इतना आईएएस नहीं क्रिएट हुआ जितना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। पैसे से और ज़मीन से आईएएस पैदा नहीं होते हैं। हालांकि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साल में जितने आईएएस होते थे, हिंदुस्तान के 1/3 या 4। और इलाहाबाद का नाम अलग था, वहाँ के तो पढ़े हुए चीफ मिनिस्टर्स भी हुए, 1-2 लोग प्राइम मिनिस्टर भी हुए। यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन वो कहीं सहायताओं से नहीं बनता है। अब अहीर कॉलेज का हमारे यहाँ ये हाल है। अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो 2016 में उनको यहाँ बुलाया, आए बड़े धूमधाम से। मुख्यमंत्री का तो बहुत, यहाँ पिताजी उनके पढ़ते थे, और फीस भी नहीं दी उन्होंने, मतलब वो फीस माफ़ी वाले में थे। 1 रुपया उस आदमी ने नहीं दिया कॉलेज को, 1 रुपया। आए तो बड़े शान से। और यहाँ के दरवाजे पे जाओ आप,
जो लट्ठा गड़ा है उस पर समाजवादी पार्टी के किसी एमएलए एमपी की निधि का पैसा दिया हो, उन्हें शर्म नहीं आती? साहब इंस्टीट्यूट और अपने इंस्टीट्यूशंस को छोटे छोटे 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ इम्पैरिटी थी, इन लोगों ने क्रिएट करा ना। आप बताओ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आपके पिताजी पढ़े थे, मैं कहता हूँ पैसा ही नहीं एक क्राइटेरिया होता है, आप कुछ और मदद कर सकते थे, कोर्सेज की मदद कर सकते। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ। मैं नहीं कहता हूँ आप पैसा दिए, आप अपने एक स्कूल को 100 करोड़ दे रहे हो और जिसमें आपके पिताजी पढ़ के गए, आप चीफ मिनिस्टर, ये तो उम्मीद करता ही है आदमी बुलाने वाला। तो ये सब चीज़ों से चीज़ें क्रिएट होती हैं। एजुकेशन सिस्टम अगर बिगड़ा है, ये नकल, ये फर्जी, उसमें हम और आप और जिम्मेदार माँ बाप के पेरेंट्स भी हैं। ये बात मैं वो उनका क्या केस चला वो जुडिशरी तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, और हम कोई उसमें कोई हमदर्दी दर्शाने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके के कॉलेजेस को हम लोग, जो जिस तरीके के लोग हैं, हम आप जानते हैं कि, और फिर होता एक वक्त होता है। मैं आपको बताऊं कि वक्त का रुख कैसे बदलता है ये अखबार से पूछिए। वक्त का रुख कैसे बदलता है ये अखबार से पूछिए। सुबह तो कीमती होता है, रात को रद्दी है, हर एक का एक वक्त होता है। अभी विधानसभा में, उसमें सदन में रामविलास सुमन ने राणा साहब पर टिप्पणी की थी, क्या वो जरूरी था उस समय बयान देना? दो बातें कहना चाहता हूँ। देखो, समाजवादी पार्टी हो, ये बसपा, ये जो रीजनल पार्टीज होती, प्रदेशीय पार्टी, इनमें बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। मायावती कैसे टिकट देती है कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। इनके यहाँ भी बहुत सी टिकटें कैसे दी गई हैं ये भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप काबिल लोगों को कैसे उम्मीद करोगे? और वो सब्जेक्ट जब नहीं चल रहा। हालांकि आपको मैं इतिहास बताऊं, मुगलों ने, भाई अकबर तो यहीं पैदा हुए, वो कोई मुगल तो था नहीं, वो यहीं पैदा हुआ। जब यहीं पैदा हुआ और वो लाल किले और ये फतेहपुर सीकरी तो यहीं छोड़ गए, अपने साथ तो नहीं ले गए। जिस लाल किले पर लोग बोलते हैं वो भी मुगलों का बना हुआ, तो वहाँ से बोलना छोड़ दें? ये मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन वो सब्जेक्ट रामजी लाल सुमन का नहीं था। एक जाति को बिला ज़रूरत उसका सेंटीमेंट नहीं छेड़ना। अच्छा, आप इतिहास के प्रोफेसर तो है नहीं, वो भी तो आप जानते। हालांकि एक मज़े की बात बताऊँ, मुगलों ने बहुत सी शादियां ठाकुरों से ही करी हैं। एक नहीं, मैं 50 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। उनकी सरकारें तभी चली। आप राजा मानसिंह जनरल थे ना अकबर के, आमेर तो उस परिवार की 2 लड़कियां थी। अकबर के पास 12 हिंदू रानियां थी, मेन रानी हिंदू थी। तो वो कहाँ से हुआ? एक नहीं, 20 एग्जाम्पल है। तो गठबंधन चला मुगलों का और ठाकुरों का, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं था। उस सब्जेक्ट से आप, अच्छा फिर आप इतना बोलते गए और आपने बहुत घटिया बात बाद में कह दी, तो उन्होंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। देखो, या तो आप विद्वान हो या उस सब्जेक्ट के जानकार हो, या आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप उसके लिए आप बोल दिए। अब आगे की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी उनकी। मैं बता रहा हूँ आपको, पार्टी भी पीछे हटेगी। प्रयागराज में आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की थी, तो उसमें कहा कि बीजेपी दंगाइयों की पार्टी है, भूमाफियाओं की पार्टी है, और इसका उदाहरण है कन्नौज, जहां मंदिर में मांस फेंकने के चक्कर में 17 लोग जेल गए हैं। मैं 2 बातें बताता हूँ आपको। आपका चैनल, भाई पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल में बहुत लोग बढ़ रहे हैं, देखने वाले बढ़ रहे हैं, मुझे भी लोग बताते हैं, फैल रहा है, बहुत बहुत बधाई। देखिए, ऐसा है कि ये पॉलिटिकल आदमी को ये छोटी छोटी बातें उठानी नहीं चाहिए। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें, तो कन्नौज कोई मक्का मदीना थोड़ी हो जाएगा यार। मैं जब मैनपुरी गया था पार्लियामेंट लड़ने, मैं मिनिस्टर था, तो मुलायम सिंह पार्लियामेंट छोड़ गए थे। आप इतने बड़े नेता थे, और ये परिवार ऐसा नहीं है यादवों के नेता हैं, ये अपने परिवार के नेता हैं यार। इन्हें लोग कहते हैं ना यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये यादवों के नेता नहीं, अपने परिवार के नेता हैं। तो उनकी कही हुई हर बात जो है कोई शिलालेख नहीं है। उनको खुद छोटी बातें नहीं करना चाहिए। कन्नौज काहे की कन्नौज बता रहे हैं? ऐसे सैकड़ों पार्लियामेंट्स हैं। टॉपिक की बात है। 2027 में क्या भविष्य रहेगा यूपी का? बाबा जी फिर आएंगे या अखिलेश यादव?
नहीं अखिलेश, बाकी का मैं आपको बहुत बेबाकी से कहता हूँ, अखिलेश यादव का सरकार बनाने से दूर दूर का मतलब नहीं है। मैं आपको एक और बहुत क्लियरिटी से बात बताऊँ, ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहा या नहीं रहना चाहता हूँ कभी, ना बीएसपी में था ना समाजवादी, मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा। इनके खिलाफ जो केसेस हैं गवर्नमेंट के पास, वो 800 करोड़ का तो रिवर फ्रंट है, वो कौन सा प्रजापति मिनिस्टर था, 900 करोड़ का वो है, 3000 करोड़ की फाइलें हैं। जिस दिन बहुत बोलेंगे उसके 6 महीने बाद सारी खुल जाएंगी। और इन लोगों ने भी पिछले इलेक्शन में भी टिकटें जैसे बीएसपी बांटती वैसे ही इन्होंने बांटी है। आप मेरा अगर इशारा समझ रहे हो, बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये बात नहीं सरकार का कोई मतलब नहीं, वो तो एक बार एक मौका मिल गया, अब ऐसा कुछ है नहीं, मुझे दिखता नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है। इस वक्त वोट पर जो सबसे एडवांटेज में रहेगी वो कांग्रेस रहेगी, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, उन्हीं के उस पर नोटिस हुआ है। मुसलमान एज बल्क बड़े हिस्से में कांग्रेस के साथ जाएगा, जो मुझे लगता है। और जो पूर्वांचल के समझदार यादव हैं वो भी फैसला ले सकते। समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं लगता 27 में। अच्छा, आप जब राजनीति करते थे तो फिरोजाबाद में यार फिर करने दोगे कि नहीं कर देने दोगे? बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जहां पार्टी को यहाँ तक लेके आए, वो आज पार्टी में कतई नहीं है, दिखाई नहीं देते किसी भी कार्यक्रम में। लेकिन जो अन्य पार्टियों से जो नेता आए हैं बोलेरो या गाड़ियां लंबी लंबी लेकर, वो अब मंच पर बैठने लगे, तो बीजेपी का भविष्य क्या होगा? नहीं, मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। हो सकता है, मुझे तो बीजेपी के बड़े बड़े लोग आज भी बात करते रहते हैं, और वो एक कहते हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आप किसी तरह से आ जाओ, क्योंकि आप जब कोई बात बोलते हो तो लोग सुनते हैं, और आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हो। और हम वैसे भी कहीं जाते थे, वो कोई आदमी हमें वोट दे ना दे, लेकिन मेरा भाषण सुनने ज़रूर आता था। तो आप में उतनी तो अकल होनी चाहिए। लेकिन 2027 आते आते मुझे लगता है ये लोग अपने में सुधार करेंगे, और जब बहुत बड़ा परिवार होता है ना, तो ये थोड़ी सी खामियां आती हैं, लेकिन कोई परिस्थिति अच्छी बनेगी। वो है ना कि बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।